अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गायनोशियम। गायनोशियम और इसी के साथ साथ हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। दो चीज़ें समझना है हमको। पहले तो हमको ये समझना है कि गायनोशियम क्या है और दूसरा समझना है हमको ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गायनोशियम क्या है पहले ये समझते हैं। तो गायनोशियम को उर्दू में कहा जाता है मादा कोट। मादा कोट कहा जाता है, इसी को पिस्टिल भी कहते हैं। गायनोशियम है क्या पहले ये समझना ज़रूरी है। तो गायनोशियम जो है ये फूल का मादा तौलीदी उज़ू होता है। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझे थे, जिसमें हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। उसमें हमने फूल के 4 घेरे पढ़े थे या वर्ल पढ़े थे, जिसमें 2 थे इसेंशियल और 2 एक्सेसरी वर्ल थे। तो जो इसेंशियल वर्ल थे जिसमें एक था एंड्रोशियम यानी नरकोट और दूसरा था गायनोशियम। गायनोशियम के मानी होते हैं मादा कोट। हमको आज समझना है मादा कोट के ताल्लुक से। गायनोशियम को पिस्टिल भी कहते हैं। गायनोशियम ये तो हमने आपको बता दिए कि ये क्या है। ये फूल का मादा तौलीदी उज़ू है। ये मादा तौलीदी उज़ू फूल में मजमुए में भी हो सकता है या फिर सिंगल इनफरादी भी हो सकता है। अगर एक इनफरादी हिस्से को अगर हमको समझना है तो गायनोशियम का या मादा कोट का एक इनफरादी हिस्सा कहलाता है कार्पेल। क्या कहेंगे इसे? कार्पेल। कार्पेल जो है इसके एक मिसाली कार्पेल के अगर हम साख्त समझें तो उसके 3 अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जिसको उर्दू में कहते हैं कलगी। स्टिग्मा और कलगी जो है ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन को ठहरने के लिए सतह फराहम की जाती है। इस पर पॉलिनेशन के ज़रिए जो पॉलन ग्रेन मुंतकिल होते हैं इस कलगी के ऊपर ठहरते हैं। उसके बाद में अगला हिस्सा होता है कलगी के नीचे वाला हिस्सा या स्टिग्मा के नीचे वाला हिस्सा। ये एक इस्तेवाना नुमा या नली नुमा हिस्सा होता है जिसे स्टाइल कहते हैं। स्टाइल मुसली कहा जाता है इसको उर्दू में। इसकी लंबाई मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ फूलों में इसकी लंबाई ज़्यादा रहेंगी, कुछ फूलों में ये छोटी जसामत में भी हो सकते हैं। उसके बाद अगला निचला हिस्सा जो है यानी जो बेसल हिस्सा है उसे कहते हैं ओवरी। ओवरी उर्दू में बैजादान। बैजादान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस कार्पेल का, जिसमें इस बैजादान में तैयार होते हैं बैजक या ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में ही भी हमको आगे समझना है कि ओव्यूल की साख्त कैसी होती है। आप अभी से भी इतना याद रखिए कि गायनोशियम का एक इनफरादी हिस्सा क्या है? कार्पेल है, जिसके 3 हिस्से हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। चलिए हमारे अब ये तो समझ में आ गया कि ओवरी में तैयार होते हैं ओव्यूल और ओवरी में ओव्यूल की तादाद की बिना पर ये 2 किस्म की होती है। पहली किस्म है यूनी ओव्यूलेट। यूनी ओव्यूलेट नाम से ही आपके समझ में आता है। यूनी ओव्यूलेट मतलब ऐसी ओवरी जिसमें सिर्फ एक ही ओव्यूल तैयार हो उसे यूनी ओव्यूलेट कहा जाता है। इसकी मिसाल व्हीट मतलब गेहूं, राइस और आम के पौधे वगैरह, इनके अंदर यूनी ओव्यूलेट टाइप की ओवरी होती है। मतलब इनमें सिर्फ एक ही ओव्यूल तैयार होता है और ये ओव्यूल आगे चलकर तब्दील होता है सीड में, बीज में तब्दील होता है, यानी इससे बनता है बीज। इसलिए इनके फलों में
एक ही बीज पाया जाता है। दूसरी किस्म है मल्टी ओव्यूलेट। मल्टी ओव्यूलेट में क्या होगा? तो मल्टी ओव्यूलेट में ऐसी ओवरी जिसमें एक से ज़्यादा यानी कसीर तादाद में ओव्यूल तैयार होते हैं उसे मल्टी ओव्यूलेट कहते हैं। इसकी मिसाल है टमाटर, दूसरी मिसाल भिंडी वगैरह। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे फल या ऐसी सब्जियां जिसमें कसीर तादाद में बीज मौजूद होते हैं उनकी ओवरी मल्टी ओव्यूलेट टाइप की होती है। चलिए, आपके तो समझ में आ गया ओवरी की किस्में। अब समझते हैं हम कि जिन फूलों में कसीर तादाद में कार्पेल मौजूद होते हैं यानी एक से ज़्यादा कार्पेल मौजूद होते हैं तो उनकी तरतीब दो तरह से हो सकती है। तो पहली टाइप रहेंगी या पहली कंडीशन रहेंगी एपोकार्पस। ये एपोकार्पस मतलब अगर किसी फूल में कार्पेल एक से ज़्यादा मौजूद हो यानी कसीर तादाद में हो या एक से ज़्यादा हो और ये तमाम कार्पेल आज़ादाना तौर पर मौजूद हो यानी एक से ज़्यादा तो है लेकिन बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा है, आज़ादाना तौर पर है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। इसकी मिसाल माइकेलिया का जो पौधा होता है उसमें कार्पेल एक से ज़्यादा तो होते हैं लेकिन आज़ादाना होते हैं। दूसरी कंडीशन होती है सिनकार्पस। सिन के मानी होते हैं जुड़े हुए। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा कार्पेल तो उन फूलों में मौजूद होंगे लेकिन ये तमाम जो है कार्पेल आपस में जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए या जुड़े हुए होंगे, तो इसकी मिसाल है ब्रिंजाल। मतलब बैगन। तो चलिए स्टूडेंट, अब समझते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। इसकी उर्दू होती है असासमुखी बैज़क की साख्त। असासमुखी बैज़क किसे कहा जाता है? तो पहले हमको ये समझना है कि ये जो है एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल, ये ओव्यूल की एक किस्म है। बनबीजा नबातात में ओव्यूल की बहुत सी किस्में पाई जाती है, उनमें से एक किस्म होती है एनाट्रोपस यानी असासमुखी किस्म। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं ये है असासमुखी बैज़क की साख्त, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल किसे कहेंगे? इससे पहले हम समझते हैं कि ओव्यूल है क्या। तो ओव्यूल जो है ये बीज वाले पौधों में गिलाफ से ढका हुआ मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहलाता है। तारीफ एक बार फिर से समझ लीजिए कि बीज वाले पौधों में गिलाफ से ढका हुआ मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहलाता है। चलिए, अब एनाट्रोपस मतलब, तो एनाट्रोपस जिसे उर्दू में कहते हैं असासमुखी, तो ये ऐसा ओव्यूल होता है जिसका माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल यानी ये डंडी दोनों एक दूसरे के करीब हो और माइक्रोपाइल नीचे की तरफ झुका हुआ हो। इस तरह की झुकी हुई साख्त एनाट्रोपस किस्म कहलाती है। समझ में आ गया आपके ओव्यूल किसे कहते हैं और एनाट्रोपस किस्म किसे कहते हैं। अब समझना है हमको ओव्यूल के हिस्से। तो ओव्यूल जो है ये दो अहम हिस्सों में तकसीम होता है। पहला हिस्सा होता है फ्यूनिकल, जिसे उर्दू में डंडी कहा जाता है। फ्यूनिकल को फ्यूनिकुलस भी कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। ओव्यूल बैज़ादान के अंदर
प्लासेंटा के जरिए जुड़ा होता है। ये प्लासेंटा ओव्यूल को डंडी के जरिए जोड़ने का काम करता है और यहाँ से गिज़ा की फराहमी होती है, जिसके ज़रिए ओव्यूल की नशोनुमा होती है। और प्लासेंटा के ज़रिए जो डंडी निकलती है उसे फ्यूनिकल कहा जाता है। तो ये हो गया पहला हिस्सा फ्यूनिकल। बाकी का फ्यूनिकल को छोड़कर अगला हिस्सा ये कहलाता है बॉडी। बॉडी या फिर जिस्म कहते हैं इसको। अब समझ लेते हैं हम कि फ्यूनिकल क्या है। तो फ्यूनिकल ये मेन बॉडी को प्लासेंटा से जोड़ने वाला हिस्सा है। इसके ज़रिए गिज़ा की फराहमी होती है। गिज़ा ओव्यूल की नशोनुमा के लिए इसी के ज़रिए पहुंचाई जाती है अगले हिस्सों तक। उसके बाद में इस मेन बॉडी को और फ्यूनिकल को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है उसे हाइलम कहते हैं। अब समझते हैं मेन बॉडी क्या है। तो मेन बॉडी जो है ये ओव्यूल की मुकम्मल जिस्म कहलाता है। मेन बॉडी बनी हुई होती है पैरेन्काइमेटस खलियात से। ये पैरेन्काइमेटस खलियात दरमियान में मौजूद होते हैं जो न्यूसेलस कहलाते हैं। न्यूसेलस के खलियात से ही फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होता है। ये दरमियान में मौजूद होता है। न्यूसेलस के खलियात पैरेन्काइमेटस किस्म के हैं और ये खलियात मखसूस किस्म के गिलाफ के ज़रिए ढके होते हैं या घिरे होते हैं। ये दो किस्म के गिलाफ होते हैं, अंदरूनी और बैरूनी। बैरूनी गिलाफ सख्त और हिफाजती होता है। अंदरूनी गिलाफ नरम और मुलायम होता है। ये दोनों मजमूई गिलाफ इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स की तादाद की बिना पर ओव्यूल को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म होती है मोनोटैगमिक। और दूसरी किस्म होती है बायटैगमिक। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि मोनोटैगमिक मतलब एक गिलाफ वाला ओव्यूल। ऐसे ओव्यूल जिनमें सिर्फ एक ही गिलाफ मौजूद हो उन्हें मोनोटैगमिक कहा जाता है। और बायटैगमिक मतलब ऐसे ओव्यूल जिनमें दो गिलाफ मौजूद हो। तो हम जो साख्त पढ़ रहे हैं ये कौन सी किस्म की है फिर? तो ये होती है बायटैगमिक। अब समझते हैं हम, ये तो हो गया इंटेगुमेंट्स के ताल्लुक से। और आपको मज़ीद मालूमात बताता हूँ कि ये जो इंटेगुमेंट्स है यानी ये जो दोनों गिलाफ हैं ये आगे चलकर तब्दीलियों की वजह से ये बन जाते हैं सीड कोट। सीड कोट यानी टेस्टा और टैगमेन। ये जो दोनों टेस्टा और टैगमेन हैं इस ओव्यूल को बीज में कन्वर्ट करते हैं। यानी जब ये ओव्यूल बीज में तब्दील हो जाता है तो बीज के गिलाफ टेस्टा और टैगमेन होते हैं और वो यही दोनों इंटेगुमेंट्स होते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला हिस्सा दरमियान में मौजूद होता है एम्ब्रियोसैक, जिसको उर्दू में कहते हैं जनीन थैली। ये एम्ब्रियोसैक को हम डिटेल में समझने वाले हैं, इसे सिर्फ आप इतना याद रखिए कि दरमियान में एम्ब्रियोसैक मौजूद होता है और इसको घेरे हुए होते हैं इंटेगुमेंट्स। ये दोनों इंटेगुमेंट्स इस तरह तरतीब पाते हैं कि नीचे की जानिब एक खुला सिरा होता है या एक सुराख तैयार होता है जिसे सुराखचा या फिर माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल फर्टिलाइजेशन या 12 वरी के वक्त जब पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ दाखिल होती है तो ये सुराखचा या माइक्रोपाइल उस पॉलन ट्यूब को दाखिले के लिए रास्ता फराहम करता है। इस तरह माइक्रोपाइल का अपोजिट वाला जो सिरा है यानी मुखालिफ वाला जो सिरा है ये कहलाता है चलाजा। चलाजा से दोनों इंटेगुमेंट्स निकलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ये चलाजा और माइक्रोपाइल इन दोनों को सीमतों के तौर पर भी जाहिर किया जाता है। जैसे ऊपर वाला जो सिरा है इसे कहा जाएगा चलाजल एंड और नीचे वाला जो सिरा है इसे कहा जाएगा माइक्रोपाइलर एंड। एक हिस्सा और रह गया हमारा समझने का, राफे। राफे जो है ये डंडी और ओव्यूल के दरमियान में मौजूद होता है। ये राफे इस डंडी को या फ्यूनिकल को मजबूती फराहम करता है और यहीं से ग़िज़ा की फराहमी के लिए जो नलियाँ होती है या जो कंडक्शन के लिए उरू की नसीज होती है वो इसी राफे से होकर गुजरती है। ये डंडी को मजबूती देता है। चलिए हम समझते हैं अब एम्ब्रियो सैक के बारे में। एम्ब्रियो सैक मतलब जनीन थैली और इसी को दूसरा नाम कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब मादा जवाजा बरदार। अब इसे मादा जवाजा बरदार क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें मौजूद होता है मादा जवाजा। ये जो एग सेल है इसी को फीमेल गैमेट या मादा जवाजा भी कहा जाता है। अब समझते हैं हम इस एम्ब्रियो सैक की बनावट। तो एम्ब्रियो सैक जो है ये बैज़क में दरमियान में या फिर न्यूसेलस के दरमियान में मौजूद होती है। इसकी साख्त बैज़वी होती है। इसमें 7 खलियात और 8 मरकज़े मौजूद होते हैं। 7 खलियात 3 चलाजा की जानिब मौजूद होते हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये तीनों भी एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। एंटीपोडल सेल इन्हें कहा जाता है उर्दू में ज़िद-पा खलियात। ज़िद-पा खलियात चलाजा की जानिब होते हैं और माइक्रोपाइल की जानिब भी 3 खलियात होते हैं जो कहलाते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस जो हैं इनको उर्दू में बैज़ी आला कहा जाता है। ये तीनों खलियात में से दरमियान का जो खलिया है इसे कहा जाता है एग। अब ये जो खलिया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी यही कहलाता है फीमेल गैमेट यानी मादा जवाजा। और इसके अतराफ में जो 2 खलियात होते हैं इन्हें कहा जाता है सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल को उर्दू में कहा जाता है माविन खलियात और इसी का दूसरा इंग्लिश नाम है सिस्टर सेल। ये जो खलियात हैं ये सपोर्टिव होते हैं, यानी ये 12 वरी के दौरान इस बैज़े को या इस मादा जवाजे को सपोर्ट करते हैं। दरमियान में मौजूद होते हैं पोलार न्यूक्लियाई। पोलार न्यूक्लियाई मतलब कुतबी मरकज़े। ये कुतबी मरकज़े इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों कुतुब चलाजा के और माइक्रोपाइल की तरफ से दरमियान में मुंतकिल होते हैं, इसलिए इन्हें कुतबी मरकज़े कहते हैं। यही कुतबी मरकज़े बाद में PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में तब्दील होते हैं। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है क्या? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मतलब दरूने तख्म के इब्तिदाई मरकज़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये दरूने तख्म क्या चीज़ है? तो दरूने तख्म जो है ये जब 12 वरी होती है, यानी जब यहाँ पर 2 नर ज़वाजे मुंतकिल होते हैं तो पहला नर ज़वाजा जुड़ता है इस मादा ज़वाजे से। मादा ज़वाजे से जुड़ने के बाद में दूसरा नर ज़वाजा जुड़ता है या फिर पोलार न्यूक्लियस से जुड़ता है इनसे। ये जुड़ने के बाद में यहाँ पर जो शक्ल तैयार होती है वो होती है 3M ट्रिप्लॉइड। अब ये जो खलियात हैं ये बाद में डेवलप हो जाते हैं एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म या दरूने तख्म जो है ये ऐसी नसीज या ऐसे खलियात का मजमूआ होता है जो एम्ब्रियो को ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। उसकी नशोनुमा के लिए जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत पड़ती है वो इसी के ज़रिए फराहम की जाती है। अब इन सिनर्जिड खलियात का काम क्या होता है? तो इन सिनर्जिड खलियात का काम होता है कि 12 वरी के दौरान जब पोलन ट्यूब यहाँ पर दाखिल होती है
तो ये दोनों खलियात डिज़ोल्व हो जाते हैं और एंटीपोडल सेल भी उसी दौरान में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी एम्ब्रियो सैक को पॉलीगोनम किस्म भी कहते हैं। पॉलीगोनम किस्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एम्ब्रियो सैक की साख्त है ये पहली मर्तबा ऑब्जर्व की गई थी या मुशाहिदा किया गया था पॉलीगोनम किस्म के पौधे में या पॉलीगोनम अनवा के पौधों में। तो चलिए आपको समझ में आ गया कि एम्ब्रियो सैक किसे कहा जाता है। अब हम अगले टॉपिक में इसके आगे का हिस्सा पढ़ने वाले हैं।